हेलो एवरीवन, कैसे हो? मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में करने वाले हैं, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे जो की पॉइंट्स है हमारा आज के टॉपिक का। उसमें पहला है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की। काय की बात करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज की। ओके, तो जो आज का लेक्चर हम शुरुआत करेंगे वो है किरचॉफ्स लॉ से। अब किरचॉफ के बारे में जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा कि ये किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने जो है करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कि किस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए जो है किरचॉफ्स लॉ दिए थे। अब मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि ये किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो अलग अलग नियम दिए गए, किरचॉफ के जो दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, इसलिए मैं सबसे पहले नंबर पे किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या है कि अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो मैं एक सर्किट बनाने वाला हूं कि ये एक जंक्शन है। क्या है इसका नाम? जंक्शन। जंक्शन बना रहे अपन। ये एक जंक्शन है, करंट का जंक्शन है। ओके, अब इस जंक्शन पे क्या होगा कि अलग अलग जो है करंट के रास्ते हैं, कुछ इस तरह से मैं ड्रा कर रहा हूँ समझने के हिसाब से। ये रास्ते कितने भी हम ले सकते हैं, समझने के लिए हमको एक से ज़्यादा रास्ते को लेके चलना है। अब इन रास्तों में आप देखिए कि सपोज़ करो कि यहाँ पे इस रास्ते से जो है I1 करंट जो है अंदर जा रहा है और इस रास्ते से जो है I2 करंट जो है वो बाहर जा रहा है। इस रास्ते से जो है I3 करंट अंदर आ रहा है और इस रास्ते से जो है I4 करंट बाहर निकल रहा है। ओके, अब किरचॉफ का जो पहला स्टेटमेंट है, जो किरचॉफ ने अपना पहला जो नियम दिया गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ओपन सर्किट के अंदर, उसमें क्या बोला गया कि ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसमें कोई करंट आपको अंदर जाता हुआ दिखेगा और कोई करंट बाहर जाता हुआ दिखेगा। तो किरचॉफ ने ये बोला कि ये जो जितने भी करंट है, इन सभी करंट का जंक्शन के ऊपर जो एल्जेब्रिक सम होता है वो ज़ीरो होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मीटिंग ऑल करंट्स एट जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो और कांस्टेंट। अर्थात किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी विद्युत धाराएं हैं, उन विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है बच्चों वो शून्य होता है। और हम अगर इसको साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको डिस्क्राइब करें तो इसमें एक और चीज़ ये भी बोली गई है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और एक डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अब कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी? तो इसमें ये बताया गया है कि अगर करंट की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, टुवार्ड्स टू जंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में उस करंट को हमको पॉजिटिव टेकन करना है, धनात्मक लेके चलना है। और यदि कोई करंट जो है बाहर की ओर निकल रहा है, जंक्शन से अवे जा रहा है, तो ऐसे करंट को हमको नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करना है और पूरे का जो ओवरऑल होगा वो एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा। तो इस एल्जेब्रिक सम को जो है अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो अगर आप डायग्राम में देखें कि I1 करंट जंक्शन की तरफ इंटर कर रहा है तो ये I1 करंट प्लस का हो जाएगा, I2 करंट अवे हो रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये I3 करंट अंदर आ रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसके साथ I4 बाहर निकल रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से किरचॉफ का जो पहला नियम है वो समझाया गया है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है बच्चों वो शून्य होता है। अर्थात द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये स्टेटमेंट हो गया इसका। ओके, इसको राइट कर ले, मैं इसको रफ कर दूं, फिर अपन सेकंड जो किरचॉफ्स लॉ है उसकी बात करते हैं। ओके, पोज करके राइट करें। अच्छी बात, आपने राइट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
अब हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। अब ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अभी हमने समझा है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के नियम से भी इसको जाना जाता है। बहुत सारी बार जो है फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम में भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ, ये जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इस सेकंड लॉ को जो है जितने भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट हम यूज़ करने वाले हैं आगे, चाहे वो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज हो जो कि हमको सेकंड नंबर पे डिस्कस करना है, या हमारा पोटेंशियोमीटर हो जो कि अगले टॉपिक में आने वाला है, या और भी कोई डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अगर हम कहीं पे एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहने वाला है किरचॉफ्स सेकंड लॉ का। अब ये जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ होता है ये क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट लिखना होता है उस स्टेटमेंट को जो है मैं आपको जो है फॉर्मूले की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब देखिए फॉर्मूला किस तरह से, पहले सर्किट ड्रा कर दूं मैं इसका। किरचॉफ्स सेकंड लॉ के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक क्लोज लूप बनाएंगे। क्लोज लूप के लिए ये दिया गया है, यहाँ पे मैंने एक सेल लिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को लगा देता हूँ मैं, सपोज मैंने R1 रेजिस्टेंस को लिया है और यहाँ पे जो है एक सेल लगा दिया मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, इस सेल का नाम जो है मैंने E1 दे दिया और यहाँ पे एक अनदर रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक और सेल को ड्रा करा है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल और इसका जो नाम है वो E2 है और इसके साथ में जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है और ये पूरा एक क्लोज लूप है, एक बंद परिपथ है। इससे ये आशय स्पष्ट होता है कि जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमको दिया गया है वो एक क्लोज लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, एक बंद परिपथ के समझाने के हिसाब से हमको दिया गया है। यानी कि इस लॉ को हमको यूज़ करना है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब पूरा लूप जो है, पूरा जो परिपथ है वो क्लोज हो, चारों तरफ से बंद हो, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। चाहे तो हम इस लूप का नामकरण कर दें कि यहाँ से मैंने इसको जो है ए बी नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया, इसको ई नाम दिया और इसको एफ नाम दिया। अपने हिसाब से हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं जो कि क्लोज लूप को मैंने नाम दिए हैं। अब इसमें रेजिस्टेंस समझाने के हिसाब से हम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा है। ओके, अब इसमें करंट को हम फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन को बताते हैं। देखो ये E1 जो सेल है, सपोज़ यहाँ से जो है I1 करंट जो है इस तरह से निकलेगा क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। ओके, यहाँ से जो है हम इसमें लेके चलते हैं कि जो सेकंड करंट है वो I2 यहाँ से निकल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक जंक्शन हो गया। ठीक है, अब इस जंक्शन पे आपको पता है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा है, उस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में ये दोनों जंक्शन की तरफ आ रहे हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ से जो करंट आउटसाइड जो निकलेगा वो प्लस होके निकलेगा। इसका मतलब ये जो R1 है, इस R1 को I1 प्लस I2 करंट मिलने वाला है। क्लियर है? फिर से रिपीट करूं, ये जो सेल E1 है इससे I1 करंट निकलेगा, यहाँ से I2 करंट निकलेगा और इस D पॉइंट पर जो जंक्शन है, जो संधि है, उस संधि पर ये दोनों करंट क्योंकि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अंदर की ओर है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो जो आउटपुट टर्मिनल से करंट निकलेगा वो I1 प्लस I2 निकलेगा जो कि R1 से होके थ्रू होगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसमें मैं सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सेकंड लॉ वास्तव में है क्या। ठीक है, देखिए आप सेकंड लॉ में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि सिग्मा I इंटू R इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ऑफ एनी क्लोज लूप। किसी भी बंद परिपथ में करंट रेजिस्टेंस को लेके, EMF को लेके समझाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है जिसको बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को समझते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट में हमको क्या बोला गया। किरचॉफ ने अपने सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला कि ऑफ एनी क्लोज लूप, यदि हमारे पास कोई भी एक बंद परिपथ है, ऑफ एनी क्लोज लूप द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस
फिर से रिपीट करूं, फिर से देखिए आप, ये करंट है और ये इसका कोरोस्पोंडिंग रेजिस्टेंस। अब अगर आपको समझना है कि ये कोरोस्पोंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है तो आप डायग्राम में देखिए, ये R2 जो रेजिस्टेंस है इसका कोरोस्पोंडिंग करंट I1 है, R3 जो रेजिस्टेंस है इसका कोरोस्पोंडिंग करंट I2 है, और ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसके साथ में जो करंट है वो I1 प्लस I2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमको कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और करंट को टैली करना है। अब हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो साइन हमने लगाया गया ये एल्जेब्रिक सम का साइन है, ये भी एल्जेब्रिक सम का साइन है, ये ईएमएफ है टोटल, और ये करंट है, ये कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ ऑफ एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ flow of current and its corresponding resistance is equal to the algebraic sum of EMF of the circuit या EMF of the loop। क्लियर है? अर्थात किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में यह बोला कि किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है बच्चों, वो उस परिपथ में उपस्थित सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम इस फॉर्मूले को इस सर्किट की हेल्प से थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझा सकते हैं कि किस तरह से करंट है और किस तरह से रेजिस्टेंस और कैसे उनका सम हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे इस सर्किट में आपको दो क्लोज लूप दिखेंगे। सपोज करो कि ये हमारा फर्स्ट क्लोज लूप है और ये हमारा सेकंड क्लोज लूप है। इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको इस तरह से सर्किट में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि मैं यहां पे लिखूं फर्स्ट क्लोज्ड लूप या पहले विद्युत बंद परिपथ में। अब पहले बंद विद्युत परिपथ में चाहो तो नाम दे दो। यहाँ से सपोज मैंने यहाँ से चलना शुरू करा तो मैं यहाँ से इधर इधर चला, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आके मैं मिल गया, वापस ये क्लोज हो गया। जहाँ से चला था वहीं पे एंड हो गया। तो हमारा जो क्लोज लूप का नाम हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों C, D, E और F, और वापस कहाँ पे आके ख़त्म कर दिया हमने C पे। ये क्लोज लूप हो गया। अब इस क्लोज लूप में हमको इस स्टेटमेंट को किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करना है, यूज़ करना है, उपयोग करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको करंट और उसका कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस देखना है। तो देखो बच्चों, C से हमने चलना प्रारंभ करा, हम D की ओर गए। इसमें जो एरो लगा हुआ है ये जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में एरो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस डायरेक्शन में हम लूप को कंप्लीट करते हैं यदि उसी डायरेक्शन में हमको एरो की डायरेक्शन मिलती है तो उसको हमको पॉजिटिव टेकन करना है, और यदि अपोजिट एरो हमको मिलता है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन को टेकन करना है। क्लियर है ये बात? तो ये I1 करंट है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R2 है। तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे I1 R2। ये पॉजिटिव टेकन हम करेंगे। यहाँ से गए हम ऊपर की ओर, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से आए इधर, यहाँ पे हमको R1 रेजिस्टेंस मिला और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग करंट है वो I1 प्लस I2 है। तो चूंकि यहाँ पे जो एरो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, जो लूप हमारा बना हुआ उसी डायरेक्शन में है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में I1 प्लस I2, ये तो हो गया करंट, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, यानी कि जो ऊपर वाला लूप है इस ऊपर वाले लूप में सेल का EMF कितना है। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है कि ऊपर वाले लूप में जो सेल है वो E1 सेल है, और इस E1 सेल का EMF अगर मैं कैपिटल E कंसिडर कर लेता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा E1। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले लूप के लिए। अब सेकंड नीचे नंबर का जो लूप है, इस लूप को अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सेकंड लूप, और इस लूप का नामकरण सपोज मैंने यहाँ से चलना शुरू करा B से, तो ये हो गया B, फिर गया मैं A, फिर गया मैं D, और D से C, और C से वापस आ गया B पे। इस लूप के अंदर वापस मैं किरचॉफ से सेकंड लॉ को अप्लाई करता हूँ, लागू करके देखता हूँ। तो देखिए क्या होता है, B से चला मैं आगे बढ़ा तो करंट तो I1 है, ये I1 करंट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R3 है तो ये R3 हो गया, और चूंकि ये उसी डायरेक्शन में एरो शो हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैंने लूप को कंप्लीट करा है, तो ये पॉजिटिव टेकन हो गया। और यहाँ से हम आगे बढ़े, इस D से इधर आए। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है बच्चों कि ये एरो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। जो लूप आपने कंप्लीट करा है उस लूप की अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट आप
शो हो रहा है, एरो शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव टेकन करना है। तो ये नेगेटिव टेकन करेंगे तो I1 तो करंट है, यहाँ पे I2 है, सॉरी बच्चों इसको क्लियर कर ले, ये I2 है, ये करंट I2 है, ये I1 करंट के साथ में जो रेजिस्टेंस है वो R2 है और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू। अब इस पूरे लूप में आपको ईएमएफ देखना है सेल का। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सेल E2 है और एक और कॉमन सेल इसमें E1 है, जो दोनों में हमको दिख रहे हैं, ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा बच्चों उसका, इसका ईएमएफ मान लो E1 है, इसका E2 है। अब दोनों में देखो एक, दोनों का एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम करेंगे तो ये चूंकि डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये एंटी डायरेक्शन में है, उधर जा रहा है एरो, तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो आएगा बच्चों वो आएगा E2 माइनस E1। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। पोज करें, राइट करें, ओके करा होगा आपने। तो हमने देखा कि जो किरचॉफ के दोनों स्टेटमेंट है बहुत अच्छे से हमने समझने की कोशिश करी है बच्चों। आई होप आपको दोनों जो किरचॉफ के स्टेटमेंट हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो जंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ मीटिंग ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और सेकंड वाला जो इम्पोर्टेंट है वो क्लोज लूप के पर्पज से है, बंद परिपथ में है कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है बच्चों, वो उसके अंदर उपस्थित सेल के विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको समझें तो जो एल्जेब्रिक सम होता है फ्लो ऑफ करंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के, वो इक्वल होता है उसके एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ के। इसको हमने डायग्राम की हेल्प से दोनों इक्वेशन को हमने बना के समझा कि किस तरह से हम किरचॉफ के सेकंड नियम को हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्लोज लूप के अंदर। ठीक है, हमने किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को डिटेल में समझा। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज को हम आने वाले जो लेक्चर है हमारे, उस लेक्चर में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके लिए मैं चाह रहा हूँ उसका एक पर्टिकुलर लेक्चर आपके सामने बना के आऊँ। ओके, आज के लेक्चर में यहीं तक, जिसमें हमने किरचॉफ लॉ को बहुत ही डिटेल में समझा है। फिर भी अगर आपको उसमें कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।